दोस्तों, आप सभी को लिखावट की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। लिखावट एक बहुत पुरानी कविता को समर्पित संस्था है, जिसके संस्थापकों में रघुवीर सहाय रहे, मंगलेश डबराल थे और मैं था। तब से ये संस्था कविता को लेकर सक्रिय है। कविता पाठ, कविता पर चर्चा, इस तरह से ये लगातार चल रहा है। अभी फिलहाल ऑनलाइन कविता पाठ का आयोजन पिछले 2-3 वर्षों से निरंतर हो रहा है। जो कविताएं यहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, जो प्रोग्राम यहाँ होता है ऑनलाइन, उसको लिखावट के YouTube पर पोस्ट किया जाता है, जहां आप देख सकते हैं कविताएं और सारे कार्यक्रमों को। आज भी जो कुछ भी होगा, जो कविताएं पढ़ी जाएंगी, उसको भी लिखावट के YouTube पर पोस्ट किया जाएगा। अभी अभी सुमन उपाध्याय जी जुड़ी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रमेश मिलन जी का स्वागत करता हूं। हृदय मयंक जी का स्वागत करता हूं। रमेश राजहंस और प्रशांत जी का स्वागत करता हूं। यह एक इत्तेफाक हुआ कि एक दिन हमने कविता मुंबई की शुरुआत की और उसके सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ वो मयंक जी पर फोकस्ड था और उसमें हमने मयंक जी की काव्य यात्रा पर बात की और उनकी कविताएं रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद ये सिलसिला आज कविता मुंबई की 18वीं कड़ी है, जिसमें आप लोग यानी कि रमेश राजहंस, प्रशांत जैन और सुमन उपाध्याय कविताओं का पाठ करेंगे। ये लोग हमारे आज के आमंत्रित कवि हैं। कवि का जीवन कभी कभी सहज नहीं होता, वो इतना संवेदनशील होता है। अपने समाज के, ये तहदार समाज के भीतर उसकी नजर जाती है और वह अपनी कविता में इन सारी चीजों को, समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, राजनीतिक चीजों को कविता में ढालने में जो उसे संघर्ष करना होता है, आत्मसंघर्ष, एक कवि होने के नाते मैं इस संघर्ष को समझ सकता हूँ। और कभी लीनियर नहीं होता है, एक रेखा पर नहीं चलता है। उस रेखा पर अगर एक कवि का ग्राफ बनाया जाए तो शून्य से लेकर और अनंत ऊंचाई तक वह ग्राफ दिखता है। जो भाषा की विधाएं हैं, उनमें
कविता सबसे सशक्त माध्यम है और हम सब इस कविता को संभव करने के लिए, लिखावट का मोटो ही है अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी कविताएं हम यहाँ रिकॉर्ड करें और लोगों के लिए प्रस्तुत करें। तो सुमन जी आप अभी आई हैं, मैं कह रहा था कि एक कवि का अपना एक तथ्य हम चाहेंगे और उसके बाद आप कविताओं का पाठ करें। तो मैं सबसे पहले, लेकिन इसके पहले एक बात और जोड़ दूं कि कविता मुंबई का मतलब सिर्फ मुंबई नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मुंबई में रहते हैं, इसलिए इसका नाम कविता मुंबई दिया गया। तो मैं सबसे पहले सुमन उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो एक अपना अपनी टिप्पणी, आत्मकथ्य की टिप्पणी के साथ अपनी कविताओं का पाठ करें। सुमन उपाध्याय। सुमन जी आप आमंत्रित हैं। मेरी आवाज आ रही है सुमन जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो सुमन जी। सुमन जी मुंबई में रहती हैं, लेकिन हैं ये बिहार के आरा जिले से। हेलो सुमन जी, कहानी कविता। सर उनकी आवाज चेक कर लें पहले, उनको सुनाई दे रहा आवाज है? नहीं आ रही है। सुमन जी कुछ बोलिए। सुमन जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा, अनम्यूट करिएगा। सुमन जी अनम्यूट करें। नहीं, वो सुन भी नहीं पा रही है, मैं फोन करता हूँ। अनम्यूट करें सुमन जी। तो माइक वाला जो निशान है, हाँ अभी हो गई। जी मैं सुन पा रही हूँ सबको। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। मयंक जी नमस्कार। रमेश सर नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप लोग मिले। हाँ जी नमस्कार। आप अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करें या लैपटॉप या अभी ठीक है? हाँ जी, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा सकें जी। अभी सही है? हाँ, लेकिन आपका फिर वो वीडियो जो है वो आप वीडियो भी ऑन करें। वीडियो तो ऑन है सर। अभी ठीक है, बस ठीक है, जी आप बोलिए। जी जी। मैं बिहार से हूँ, अभी मुंबई में रहती हूँ और कविता लिखना शुरू हुआ कुछ ऐसा कॉलेज के दिनों से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो जब लिखना शुरू किया, गजल वगैरह लिख रही थी, तब कुछ पता नहीं था कि गजल का वो रदीफ बहर, वो बस सुनते सुनते इंटरेस्ट आया और लिखना शुरू किया। घर में कुछ ऐसा माहौल कुछ खास था नहीं कि हम कविता लिखें, छपवाएं अपने आप को। तो लिखी हुई कविताएं जो भी थी डायरी में पड़ी रही। एक लंबा अंतराल गुजरा और अभी मुंबई में हूँ। मुंबई में आए तो फिर धीरे धीरे एक बार फिर से समझिए कि दोबारा लिखना शुरू किया, तो आप लोगों के से जुड़ी मैं। तो और मेरे लिए कविता कुछ ऐसे नहीं है, बस सोचा और कुछ लिख दिया।
बस ये मेरा भोगा हुआ मेरे जीवन का अनुभव है। और मैंने कैसी कविताएं लिखी, क्या लिखी, ये तो सुनने वाले ही अभी बताएंगे। मैं एक कविता से प्रशांत जी, सुमन जी की आवाज आ रही है आपका? जी आ रही है। अंशु, ये तो पूरा ही म्यूट हो गया। हम लोगों को आ रही है उनकी आवाज। तो शायद वो जी मिथिलेश जी के वो उसमें नेट में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, आप शुरू करें सुमन जी। ऑडियो चालू किए हैं, रिकॉर्डिंग उनके यहाँ होगा, वो करेक्ट कर लेंगे मिथिलेश जी। जी मैं अपनी एक कविता शुरू करती हूँ, पढ़ना शुरू करती हूँ। और ये कविता मैंने लिखी थी कोरोना काल के दौरान, तो वही मैं पहले शुरुआत करती हूँ। कविता का शीर्षक है सदी याद रखी जाएगी। याद रखी जाएगी, ये सदी याद रखी जाएगी। जानी चाहिए। आवाज आ रही है मिथिलेश जी? जी जी आ रही। याद रखी जाएगी, ये सदी याद रखी जाएगी कि पलायन केवल ऊंचे हौसलों से ही नहीं, टूटे हौसलों से भी होता है। कि पलायन केवल ऊंचे हौसलों से ही नहीं, टूटे हौसलों से भी होता है। पटरियां केवल हमें घरों तक ही नहीं, यमलोक भी पहुंचाती हैं। याद रखी जाएगी, सदी याद रखी जाएगी कि हमने एक नया हुनर सीखा। हमने एक नया हुनर सीखा। बहुत चप्पलें केवल रबड़, लकड़ी या चमड़े से ही नहीं बनती, बल्कि पानी की खाली बोतलों से भी बनाई जा सकती हैं। उन त्रासद तस्वीरों के लिए भी याद रखी जाएगी जिसे कभी कोई पुलित्जर नहीं मिला, वाह। क्योंकि तस्वीरें उतनी ही सामान्य थी जितनी एक रास्ता से उजबुझाकर बालकनी में बैठकर कॉफी पीना। कि जब श्रमिकों को रोटी की आवश्यकता थी, क्योंकि जब श्रमिकों को रोटी की आवश्यकता थी, श्रम के घंटे बढ़ा दिए गए। वाह वाह वाह। कि बैलगाड़ी का वो बैल भी रो पड़ा था जिसने उसने बारी बारी माँ बाप को अपने समानांतर खींचते देखा। कि बैलगाड़ी का वो बैल भी रो पड़ा था जिसे उसने समानांतर माँ बाप को अपने समानांतर खींचते देखा। अच्छा। ये सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी, ये सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि घोर महामारी के बीच अधूरी इमारतों के बेसमेंट में यकायक कट गए बिजली पानी के कनेक्शन। वाह वाह वाह। ये सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि घोर महामारी के बीच अधूरी इमारतों के बेसमेंट में यकायक कट गए बिजली पानी के कनेक्शन, और बिलों में पानी भर जाने पर जैसे चूहे निकल आते हैं, मजदूर निकल आए सड़कों पर। बहुत अच्छा। कि बैलगाड़ी का ये सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि बैलगाड़ी का बैल भी रो पड़ा था जिसे उसने बारी बारी माँ बाप को अपने समानांतर खींचते देखा। सुनाई जाएगी सदियों तक उस गैरत की कहानी भी, सुनाई जाएगी सदियों तक उस गैरत की कहानी भी, जब चिकनी सड़कों पर हड्डियां गलाने वालों ने सभ्यता के चेहरे पर कोलतार बनते हुए चुन लिया था अपनी माटी पर भूखों मर जाना। वाह वाह वाह। इस सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि जिन्हें बोलना था, ये सदी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि जिन्हें बोलना था घातक चुप्पी साध ली। कि जिन्हें बोलना था घातक चुप्पी साध ली, जिन्होंने निष्पक्ष बोलना चाहा एक पक्ष में धकेल दिए गए। बहुत खूब बहुत खूब। जी,
जब बच्चे बूढ़े भूख प्यास से तड़पते नंगे पांव चलते जा रहे थे अपने गांव, जब बच्चे बूढ़े भूख प्यास से तड़पते चलते जा रहे थे नंगे पांव, तब मन बहलानों के लिए हमने व्यंजनों की तश्तरियां परोसनी शुरू कर दी थी। और इस विडंबना के लिए भी ये सदी याद रखी जाएगी कि शोषक जब प्राणों के भय से घरों में कैद हुआ, कि जब शोषक प्राणों के भय से घरों में कैद हुआ, प्रकृति निर्मल हो गई, किंतु मानवता के विनाश के मूल्य पर निर्मल हो वो और भी दुखी हो गए। यहाँ मेरी एक कविता पूरी होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इजाजत हो तो एक और कविता में साथ में पढ़ो। पढ़िए पढ़िए, आप जरूर जरूर, अरे पढ़िए। जी। तो पड़ोस बदल रहा है, मेरी कविता का शीर्षक है, अगली जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पड़ोस बदल रहा है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा पड़ोस बदल रहा है। अक्सर हम लोग परेशान अपने से नहीं होते हैं, आस पड़ोस से ही ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा पड़ोस बदल रहा है, धीरे धीरे लगातार। बदलाव के छींटे मेरे दहलीज तक आ रहे हैं। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा पड़ोस बदल रहा है, धीरे धीरे लगातार। बदलाव के छींटे मेरे दहलीज तक आ रहे हैं। पड़ोस की स्त्री तराश रही है खुद को, पड़ोस की स्त्री तराश रही है खुद को, और उसकी किरचें चुभ रही हैं पुरुष के पैरों में। फिर से पढ़े, दोहराएं जी फिर से दोहराएं। जी, मैं फिर से शुरू करती हूँ। पड़ोस बदल रहा है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा पड़ोस बदल रहा है, धीरे धीरे लगातार। बदलाव के छींटे मेरे दहलीज तक आ रहे हैं। पड़ोस की स्त्री तराश रही है स्वयं को, और उसकी किरचें चुभ रही हैं पुरुष के पैरों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छैनी हथौड़ी की आवाजें असह्य हो रही हैं। छैनी हथौड़ी की आवाजें असह्य हो रही हैं। पुरुष चाहता है शांति, पुरुष चाहता है शांति, वैसी ही जैसे पहले हुआ करती थी। टूट रहा है तिलिस्मों का घेरा, टूट रहा है तिलिस्मों का घेरा। पड़ोस की स्त्री अब नहीं करती इंतजार। टूट रहा है तिलिस्मों का घेरा, पड़ोस की स्त्री अब नहीं करती इंतजार। गर्म तवे और आटे की लोई के साथ। अच्छा अच्छा। एक निष्ठ समर्पिता बदल रही है खुद को, अब नहीं तलाशती राख में बचे जिंदा कोयले। और हाँ, उसने आजाद कर दिया है सीकड़ में बंधे झगड़े कुत्ते को भी। ख्वाहिशों की चाय खदकने लगी है, ख्वाहिशों की चाय खदकने लगी है उसके मन में भी। आंचल का दूध उतर आया है बोतलों में, आंचल का दूध उतर आया है बोतलों में। आंखों के पानी पर पुल है धूप के चश्मों का, आंखों के पानी पर पुल है धूप के चश्मों का। क्लबों में रंगीन बत्तियां जल रही हैं, क्लबों में रंगीन बत्तियां जल रही हैं, और उसमें चमक रहे हैं लिपस्टिक के निशान वोदका और वाइन के गिलास पर। मेरा पड़ोस बदल रहा है, धीरे धीरे लगातार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैंने पढ़ी थी फेसबुक पे आपके। जी। ये काफी पहले में लिखी थी, सामने निकल आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सुना दूं। हालांकि नहीं, पुरुषों बहुत बाहुल्य है और पुरुषों की एक और मैं आपको गांव लेके चलती हूँ कि गांव में हमने क्या महसूस किया। मैं भी बहू हूँ और गांव से ही आई हूँ, हमारी भूमि वही, भले यहाँ पे मैं हूँ लेकिन नेटिव वही है, गांव से, जमीन से, मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो गांव की बहुओं का क्या हाल है, मैं चंद 2-4 लाइनों में आपको सुनाती हूँ। जरूर जरूर। तो इसका शीर्षक ही है गांव की बहुएं।
हम्म, गर्मी की तपती दोपहरी मीठी महुए की मीठी और तेज गंध। गर्मी की तपती दोपहरी महुए की मीठी और तेज गंध। हम्म, अकुलाहट भरती गंध की तीव्रता। अकुलाहट भरती गंध की तीव्रता। और फिर वो खोजने लगती है अपने फैलते सिकुड़ते नथनों के लिए एक कोना। हम्म, और फिर वो खोजने लगती है अपने फैलते सिकुड़ते नथनों के लिए एक कोना। घर की चार दीवारी में फंसी बहुएं। घर की चार दीवारी में फंसी बहुएं कभी मुंह अंधेरे तो कभी सांझ ढले। कभी मुंह अंधेरे तो कभी सांझ ढले ले आती हैं छत पर से फेफड़ा भर सांसें। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और उसी ताजगी के भरोसे और उसी ताजगी के भरोसे तैयार हो जाती है फेटा मार के एक और दिन गुजार देने के लिए। बहुत अच्छा। छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, लंबी सी जिंदगी। छोटी सी दुनिया, लंबी सी जिंदगी, आंगन से सीढ़ी, सीढ़ी से छत। हम्म, छोटी सी दुनिया, लंबी सी जिंदगी, आंगन से सीढ़ी, सीढ़ी से छत। छत से सीढ़ी, सीढ़ी से आंगन। छत से सीढ़ी, सीढ़ी से आंगन और एक जिंदगी हासिल बैंड बाजे वाली शव यात्रा। वाह। ये हमारे गांव की बहुओं का जीवन है। हम्म, हम्म। और आप जी, आप बोकारो से भी है ना? वो पढ़ाई लिखाई तो आपकी वहीं हुई है। बोकारो स्टील सिटी, हाँ जी। आप तो उस क्या कहेंगे, उस औद्योगिक नगरी पर कोई कविता है तो वो भी सुनाई। उसमें बहुत, मैं सामने छांट के मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं सामने एक हल्की फुल्की सी थोड़ी सी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कविता है। हल्की फुल्की भी अच्छी लगी। बहुत हाँ, गंभीर, बहुत गंभीर माहौल जो है बहुत भारी हो हाँ, जाता है। तो चलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात हानि कर लेते स्वास्थ्य हैं। के लिए हाँ हानिकारक। हाँ, करिए करिए। नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करते थोड़ी सी। जी, स्वागत। जी। हाँ, पुराने दिन हमारे भी याद आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तुम्हारा साथ। हम्म, तुम थे तो तुम्हारा होना जैसे हरी धूप पर ओस की बूंदें। तुम थे तो तुम्हारा होना हरी धूप पर ओस की बूंदें। तुम्हारा होना हिम्मत ही नहीं, कंधे पर बलिष्ठ हाथों की थपकी। तुम्हारा होना हिम्मत ही नहीं, कंधे पर बलिष्ठ हाथों की थपकी। अदृश्य ही सही, महसूस थी सदैव समानांतर। अदृश्य ही सही, महसूस थी सदैव समानांतर। अब जबकि तुम नहीं हो पास। हम्म, अब जबकि तुम नहीं हो पास, लेकिन हो मेरे पूरे व्यक्तित्व में। हम्म। लेकिन हो मेरे पूरे व्यक्तित्व में, रहोगे हमेशा मेरे अंदाज सोच में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बेवफाई सिर माथे। तुम्हारी बेवफाई सिर माथे। हम्म, तुम्हारी बेवफाई सिर माथे, इसे हथियार बना लेने की ताकत भी तो तुमसे ही पाई है मैंने। अच्छा। सुनो, जब भी मिलना निगाहें न चुराना। सुनो, जब भी मिलना निगाहें न चुराना। पुराने बही खाते रद्दी वाला ले गया। अच्छा अच्छा, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। जी जी, या बढ़िया। जी, हाँ, इसी कंटिन्यूटी में है। याद है तुम्हें जब पहली बार झांका था तुमने। हम्म, याद है तुम्हें, थोड़े पुरानी दिनों को भी याद कर लेते हैं। याद है तुम्हें जब पहली बार झांका था तुमने मेरे मन की अधकुली खिड़की से अंदर। कितना अंधेरा था ना, कितना अंधेरा था ना, फिर तुमने टटोला था मेरा मन। फिर तुमने टटोला था मेरा मन, महसूस किया था मैंने तुम्हारी हथेली के स्पर्श को अपने बालों में। कितना मृदु था वो छुअन, कितना मृदु था वो छुअन।
तुमने पूछा था बड़ी कोमलता से, कहीं मैंने अतिक्रमण तो नहीं किया? कहीं अच्छा। मैंने अतिक्रमण तो नहीं किया? मैंने कहा तो कुछ नहीं, तुमने ही मान लिया और अदृश्य हो गए। अच्छा अच्छा। मैंने कहा तो कुछ नहीं, तुमने ही मान लिया और अदृश्य हो गए, और मेरी स्मृतियों में रह गई तुम्हारी कांपती उंगलियां। वाह, बहुत मार अच्छी, गई। बहुत अच्छी पंक्ति। सुना है कलाकारों की उंगलियां वैसे ही होती हैं। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत रोमानी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो अब मैं सुनूं या और सुनाऊं? नहीं, सुनाइए एक सुनाइए। आखिरी कविता सुनाइए, जी, एक और सुनाइए। उनका लगता है पौध हो गया। सुमन जी आप पॉज हो गई हैं। हाँ, फ्रीज हो गई है सुमन जी। सुमन जी आवाज आ रही है? हेलो सुमन जी, नहीं सुन नहीं पा रही हैं। अच्छा ठीक है, तो परेशान हूँ क्योंकि मेरा पड़ोस बदल रहा है। ये थी सुमन उपाध्याय, और जैसा कि शुरू में बताया आप बिहार की हैं और अब मुंबई की हो गई हैं। आप कहानी और कविता दोनों विधाओं में लिखती हैं, और आपकी कविताएं और कहानियां तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं में छपती रही हैं। आपने एक कलेक्टिव कहानियों के संग्रह में आपकी कविताएं हैं, और संयुक्त कविता संग्रह में आपकी कविताएं हैं, और आपका अपना कविता संग्रह उगेंगे पंख फिर से प्रकाशनाधीन है, और आप एक ई पत्रिका मृदंग का संपादन करती हैं। इसके अलावा आपने टेलीविजन फिल्मों के लिए अपने कहानियां लिखी हैं, और वो कहानियां टेलीविजन में फिल्माई गई हैं। तो ये सुमन उपाध्याय थी। अब मैं अगले कवि के रूप में मैं प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूँ। प्रशांत जैन से आप लोग परिचित हैं। परिचित इस अर्थ में है कि उनकी वजह से लिखावट कविता मुंबई की 18 कड़ियां पेश कर पाया है, जो लिखावट के यूट्यूब पर हैं। 18 कड़ियों का मतलब हुआ कम से कम 50 कवि जो मुंबई में रहते हैं, और उन्होंने लिखावट पर इन पिछले 3 महीनों में कविताएं पढ़ी हैं। और प्रशांत जैन का नाम मैं फिर लेना चाहता हूँ। उन्होंने हर सप्ताह एक कार्यक्रम को संभव किया। प्रशांत जैन पेशे से प्राध्यापक हैं, और वो भी इंजीनियरिंग साइड के प्राध्यापक हैं, और मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक हैं। साइंस से एक
कविता की तरफ मुड़ते हैं और एक काव्यमय व्यक्तित्व भी हैं। कविता सिर्फ करना ही नहीं बल्कि कविता को जीते हैं और उसी संवेदनशीलता के साथ कविता से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 18 कड़ी प्रशांत जैन की वजह से ही संभव हो पाई। आप मूलतः छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर जिलों में, अब तो मुंबई वासी हो गए हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया है और आप लगातार कविताएं लिख रहे हैं और गजल भी लिख रहे हैं। अभी पिछले दिनों मयंक जी ने इनसे कह दिया कि गजल सुनाइए, तो इन्होंने बड़ी बेहतरीन गजलें सुनाई थी। तो मैं प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूं कि अब पहले तो अपना एक वक्तव्य रखें हमारे सामने। कवियों का जो संघर्ष होता है उसमें प्रशांत जैन का भी संघर्ष है। एक कलेक्टिव पोइट्री की बात अगर करें तो उसमें प्रशांत जैन का भी नाम लिया जाना चाहिए। तो अपने वक्तव्य के बाद वो अपनी कविताएं सुनाएं। प्रशांत जैन। शुक्रिया मिथिलेश श्रीवास्तव सर, आपने कविता मुंबई का क्रेडिट पूरा मुझे दे दिया। मैं तो आभारी हूँ आपका कि आपने मौका दिया मुझे और इस योग्य समझा कि मैं इस यज्ञ में कुछ भागीदारी कर सकता हूँ। और जहाँ तक कवियों को जोड़ने या उनसे जुड़ने का सवाल है तो उसके मुख्य संपर्क सूत्र जो हैं निर्देश मयंक सर रहे, उनके बिना ये संभव ही नहीं। आप दोनों का एक बार फिर शुक्रिया। अब थोड़ा खुद के बारे में बताऊं। मूलतः हम लोग एक्चुअली बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश में, वहां से हैं, जन्म वगैरह वहीं हुआ है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में था तभी पिताजी का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ में हो गया और फिर रिटायरमेंट तक छत्तीसगढ़ राज्य में ही वो रहे। पहले मध्य प्रदेश था, बाद में छत्तीसगढ़ हो गया था। तो मेरी पढ़ाई तो ठीक है वहीं बिलासपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, बीए मैकेनिकल और एमटेक जो है एनआईटी नागपुर से किया। शुरुआत, मेरा सौभाग्य है कि अब ठीक है इस समय मैं मुंबई में हूँ, लेकिन दोनों एक्सट्रीम मैंने देखे हैं। पहली से 5वीं तक सरगुजा जिला जो कि बस्तर के बाद सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, 3री 4थी तक तो सड़क भी नहीं थी गांव में और बिजली भी नहीं थी। 400 लोग गांव में रहते थे। एक्चुअली आदिवासी गांव था। पिताजी आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में शिक्षक थे, तो ट्रांसफर उनका आदिवासी इलाकों में ही होता है। और जहां तक कविता का सवाल है तो स्कूल लाइफ से ही लिखना शुरू किया। कॉलेज पहुंचने के बाद बहुत अनियमित हो गया, बीच बीच में कभी लिखा। फिर सर्विस में आने के बाद भी बीच बीच में लिखता रहा, लेकिन नियमित लेखन कभी किया नहीं। और जो भी लिखा कभी पॉकेट डायरी में, कभी किसी पुर्जे पे, कागज पे, सब कुछ पहला ही ड्राफ्ट, उसको कभी देखा नहीं दोबारा मैंने। वो दराजों में पड़ा रहा, डायरियां सब पड़ी नहीं, फेंका, एक्चुअली संभाल के रखा सब कुछ। 25 साल से ज्यादा ऐसे ही गुजर गए। कोरोना काल में फिर मैंने सोचा कि यार चीजों को निकाला जाए। कभी फेयर करके, कभी छपने वपने का या छपने भेजने की तो सोच ही नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली, उनको एडिट किया, फेसबुक पर डालना शुरू किया और फिर लिखना भी शुरू किया। तो 3-4 साल से नियमित लिख रहा हूँ। और एनीवे तो बस इतना काफी है मेरा ख्याल है। और मुझे आप लोगों लिखने की शुरुआत के साथ ही आप लोगों का सानिध्य मिला। कौशल किशोर जी लखनऊ से, मिथिलेश सर दिल्ली से, और आप लोगों का भी काफी सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। और इस चक्कर में समीक्षाएं भी लिखना हो गया। आप लोगों ने कहा कि नहीं लिख सकते हो मैंने कहा कभी किया नहीं है ये। कुछ समीक्षाएं भी छपी और ठीक है।
तो मैं कविता पाठ शुरू करूं सर? जी जी ठीक है जी। तो पहली कविता है वसंत। मानव जब कुछ रचता है, मानव जब कुछ रचता है तो वे होते हैं उसके वसंत के क्षण। अच्छा, कैसा अद्भुत होता होगा प्रकृति का वसंत, कैसा अद्भुत होता होगा प्रकृति का वसंत, जब रचती है वह स्वयं वसंत को हर साल। कैसा अद्भुत होता होगा प्रकृति का वसंत, जब रचती है वह स्वयं वसंत को हर साल। लेकिन निश्चित ही प्रकृति का एकमेव और सबसे निराला वसंत रहा होगा कि जब उसने रचा था मानव को। किंतु विडंबना कि मानव का सारा पुरुषार्थ है पतझड़ की अमरता के लिए। किंतु विडंबना कि मानव का सारा पुरुषार्थ है पतझड़ की अमरता के लिए। अगली कविता पर्यावरण को संबोधित है। इंसान आदिम ही ठीक था, ये शीर्षक है कविता का। मनुष्य की तथाकथित सभ्यता का आधार है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक। अगर मेरा बस चले खींच लूं मनुष्य के पांव तले से यह जादुई कालीन कि जिसके दम पर उड़ रहा है वह असभ्यता के आकाश में अहर्निश। कि जिसके दम पर उड़ रहा है वह असभ्यता के आकाश में अहर्निश। वाह वाह। अगर मेरा बस चले बदल दूं दुनिया के तमाम विलासितापूर्ण काष्ठ उपस्करों को हरे भरे पेड़ों में। अगर मेरा बस चले कारों, मशीनों और इमारतों के लोहे को भर दूं वापस धमन भट्टियों में और चला दूं उन्हें उल्टा कि बदल जाए लोहा अपने अयस्क में। क्या बात है। फिर भेज दूं उसे धरती के गर्भ में जहां से वह आया था। अगर मेरा बस चले समेट लूं दुनिया का तमाम प्लास्टिक, बदल दूं उसे वापस पेट्रोलियम में और वाह। पहुंचा दूं धरती की अतल गहराइयों में कि जहां है उसका करोड़ों साल पुराना घर। वाह 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 क्या वाह। बात। अगर मेरा बस चले बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में। अगर मेरा बस चले बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में कि इंसान आदिम ही ठीक था, कि इंसान आदिम ही ठीक था। सभ्य होकर बहुत नुकसान किया था। वाह वाह। बहुत अच्छा। शुक्रिया सर, बड़ा- शुक्रिया। बड़ा महीन व्यंग, बड़ा महीन व्यंग है जी प्रशांत जी, बड़ा महीन व्यंग है भाई। शुक्रिया सर। और एक माने विज्ञान के प्रोफेसर के मुंह से और ज्यादा ये गहरा हो जाता है जी ये। जी, थोड़ा सा विज्ञान की घुसपैठ हो जाती है हाँ, कविता में। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे। अगली कविता है जी। गिरना। गिरने पर और भी कवियों ने लिखा है। तो गिरना, दो कविताएं। गिरे हुए लोगों ने ऊंची कुर्सियों पर चढ़कर बहुत ही गिरे हुए नारे लाए। अरे क्या बात। वाह अभी 2 दिन पहले ताजा घटना हुई है। जी। कविता आपने पहले लिखी लेकिन घटना अभी जी हुई। जी, कविता बहुत पुरानी। गिरे हुए लोगों ने ऊंची कुर्सियों पर चढ़कर बहुत ही गिरे हुए नारे लगाए, लोगों को गिरने का महत्व बतलाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि देश को ऊंचा उठाने के लिए देशवासियों का गिरना कितना जरूरी है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। अब चौतरफा होड़ मची है। जो जितना गिरेगा वह उतना ही बड़ा देशभक्त माना जाएगा। वाह वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सबका सीना गर्व से तन रहा है। भारत विश्व गुरु तो था ही, अब विश्व शक्ति भी बन रहा है। अब ये अगली कविता वाह। इसी विषय पर। एक जमाने में गिरना इतना आसान न था। एक जमाने में गिरना इतना आसान न था और किसी को गिराना तो बहुत ही मुश्किल।
कि अमूमन लोगों का ज़मीर जिंदा था, बहुत अच्छा। और किसी को गिराना तो बहुत ही मुश्किल कि अमूमन लोगों का ज़मीर जिंदा था। कुछ गिरे हुए ज़हीन लोगों ने कम वक्त इस ज़मीर को ही निशाना बनाया। बहुत अच्छा। जी जी। ज़मीर को दरबदर करने के लिए, ज़मीर को दरबदर करने के लिए उसके निगहबान मजहब से बेहतर कोई हथियार न था, और वह बहुत काम आया। बहुत अच्छा। और इसी मजहब को नए गिरे अवाम ने अपना कंठहार और तलवार बनाया, और इसी मजहब को नए गिरे अवाम ने अपना कंठहार और तलवार बनाया। अगली कविता है सच अभिमन्यु। शीर्षक, सड़ी गली चीजों पर उग आई सड़ी गली चीजों पर उग आई सफेद कुकुरमुत्तों की कॉलोनी की तरह सड़े गले दिमागों की उपज, भांति भांति के सफेद झूठों की चतुरंगिणी सेना तकनीक की मदद से घेर रही है हर एक सच को, हर दिन हर मकाम पर पूरी व्यूह रचना के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हर एक सच मारा जा रहा है अभिमन्यु की तरह सरेआम, और हर एक सच मारा जा रहा है अभिमन्यु की तरह सरेआम। अब एक और कविता में सुनाऊं। ये थोड़ा सा अंतर्मन को संबोधित कविता है। स्वागत, स्वागत है प्रशांत जी। खुद को चिट्ठी, ये शीर्षक है। जब जब कोलाहल में मेरा स्वर डूबा, जब जब कोलाहल में मेरा स्वर डूबा, जब जब कोई अपना अजनबी सा लगा, जब जब कोई दिवा स्वप्न टूटा, मैंने खुद को चिट्ठी लिखी। कभी 2 पंक्तियों का पोस्टकार्ड, कभी सविस्तार अंतर्देशीय लिखा, कभी कई पन्नों में खुद को उड़ेल कर लिफाफा हृदय की पत्र पेटी में डाला। अक्सर पत्र गंतव्य तक नहीं पहुंचा, कभी पहुंचा भी तो पढ़ा ना गया, कभी पढ़ा भी गया तो जवाब ना आया, कभी जवाब आया भी तो अगले ही पल अंतस के कोलाहल में डूब गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर। अपनी नाव अगरचे मैं खेता रहा, अपनी नाव अगरचे मैं खेता रहा, अपने तई कुशल नाविक की तरह, किंतु जब भी कभी खुद से विलग हो देखा, किंतु जब भी कभी खुद से विलग हो देखा, नाव को दिशाहीन भटकता ही पाया। बाहर कोलाहल अब भी जारी है, बाहर कोलाहल अब भी जारी है, मगर अंदर अब नहीं। अब मैच्योरिटी आ गई है थोड़ी। बाहर कोलाहल अब भी जारी है, मगर अंदर अब नहीं। मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ, दिशाहीन भी मैं अब नहीं, यद्यपि नाव जर्जर हो चुकी है। समय भी बहुत नहीं मेरे पास, समय भी बहुत नहीं मेरे पास, पर मैं नई यात्रा पर निकल चुका हूँ। मुझे शीघ्र उस पार पहुंचना है जहां मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ स्वयं की। अच्छा है। समय भी बहुत नहीं मेरे पास, पर मैं नई यात्रा पर निकल चुका हूँ। मुझे शीघ्र उस पार पहुंचना है जहां मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ स्वयं की। तो ये कविता थी। मिथिलेश सर, कुछ और वक्त है या? बिल्कुल है, वक्त ही वक्त है। आप कुछ गजलें सुनाएं। अच्छा, गजलें भी। असल में मुझे लगा ये थोड़े से समय में छंद मुक्त कविताएं ही ठीक रहेंगी। एनीवे, गजलें निकाल के नहीं रखी, फिर मैं करूंगा उसका। उसके पहले मैं एक ये सुनाता हूँ, एक कविता कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन क्या होता है आखिरकार? नौकर भी और शाह भी, नौकर भी और शाह भी,
दिमाग के मर्तबान में जन के जीवन, अर्थ और समाज की, खेती किसानी से लेकर उद्योग व्यापार की, झुमरी तलैया से लेकर अमेरिका तक की ठूस ठूस कर भरी सूचनाओं की बिना पर देते हैं आप इम्तिहान। लिखते हैं तवील तफसीरें और कर जाते हैं कमाल, दोहराते हैं फिर यही कमाल इंटरव्यू में, और बन जाते हैं आप नौकर भी और शाह भी, दोनों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। फिर आप देते हैं हुक्म यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में पढ़ रहे छात्रों पर डंडे बरसाने का, कि जिनमें से बहुतेरे कर रहे होते हैं उसी इम्तिहान की तैयारी जिसकी मार्फत बने होते हैं आप नौकर भी और शाह भी। आप देते हैं हुक्म शांति मार्च पर निकले सत्याग्रहियों को जेलों में ठूंसने का, न्याय के तमाम आकांक्षियों को झूठे मामलों में फंसाने का, फिर चाहे वे बलात्कृताओं के परिजन हो या अंधे विकास के शिकार अवाम। मूंद लेते हैं आप आंखें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सहित देश की हर समस्या की ओर से, कि जिनके हल पर किए थे आपने कागज काले और दिए थे इंटरव्यू में मसीहाई जवाब, जिंदगी बदल देने वाले जादुई उस इम्तिहान में। वाह 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 वाह। और यह सब करते हैं आप उनके इशारों पर, कि जिनमें से बहुतेरे काबिल नहीं कि कर लें हासिल एक अदना मुलाजिमत भी आपके दफ्तर में किसी इम्तिहान के जरिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप नौकर कितने हैं और शाह कितने? वाह, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। अब मिथिलेश सर, आपने गजलों की बात की है तो थोड़ा मेरा ख्याल है दोबारा आ सकता हूँ बाद में। हाँ, क्यों नहीं। कुछ आप गजलें इस बीच में तब तक मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे प्रशांत जैन, जिन्होंने अपनी कुछ कविताएं पढ़ी, और आपने सुना होगा जब वो कहते हैं रचती है वह बसंत। मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं में राजनीतिक कटाक्ष भी है, जहां आप कहते हैं आप कितने नौकर हैं और कितने शाह हैं। तो प्रशांत जैन को हम फिर दोबारा बुलाएंगे और उनकी गजलें सुनेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं रमेश राजहंस को। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार रमेश जी। बिहार से हैं, लेकिन अब मुंबई वासी हैं और कविता मुंबई के हिस्सा हैं। आप कवि हैं और नाटककार हैं। आपने कई नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें शुतुरमुर्ग, चिंदियों की एक झालर, पेपर वेट, फंदी, बंधन, अपने अपने, प्रेत, गुड़िया घर, अन्नू, कहानी अपने अपने किस्से का दुख, एकांकी, कैंप फायर। अगर मैं कुछ इधर उधर बोल रहा हूँगा तो रमेश जी उसको ठीक करेंगे। रेडियो नाटक भी आपने लिखे हैं, मृग तृष्णा, रिश्ते की तलाश, नासूर, प्रतिबिंब इत्यादि। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वी शांताराम सम्मान से सम्मानित हैं। तो आज आपको इस मंच पर पाकर लिखावट भी
सम्मानित महसूस करेगा। निसंदेह तो मैं रमेश राजहंस जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एक अपना वक्तव्य दें और कविता पाठ करें। रमेश जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। नमस्कार सबों को। और स्वागत है। जी हमारे मयंक जी, प्रशांत जी, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपने। और सुमन जी, देखिए कविता के बारे में या कला के बारे में कोई वक्तव्य देना बड़ा मुश्किल काम होता है। और वो हम तो ये मानते हैं कि आदमी जीता है और जिसमें कविता लिखता है उसमें कवि होता है। बाकी प्रशांत जी जब अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और जब उसमें वो कर रहे थे तो मैकेनिकल इंजीनियर है और प्रोफेसर है। तो हम जिसमें जो काम कर रहे होते हैं, जैसे परिवार में एक ही व्यक्ति जो है विभिन्न पति होता है, पिता होता है, इत्यादि होता है, वैसे हम जितनी कलाओं में काम करते हैं उसमें होते हैं। जैसे मैं नाटक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जब नाटक का निर्देशन करता हूँ तो निर्देशक हूँ, और जब अभिनय करता हूँ अभिनेता हूँ। इसी तरह कहानियां भी मैंने लिखी, शुरू में कहानियां, और फिर जब कुछ ऐसी संश्लिष्ट चीजें आती हैं जो कहानियों में नहीं आ पाती हैं, वो स्वयं अपने आप कविता में आती हैं। इसलिए मैं कविता लिखता नहीं हूँ, कविता आती है। और मैं एक आपको सुनाऊंगा भी, इस पर मेरी एक कविता भी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो चूंकि कविता मुंबई है, तो मैं अपना कविता पाठ जो है मुंबई पर आधारित मेरी 2 कविताएं हैं, उससे शुरू करता हूँ। बहुत स्वागत है। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है राज। पहली कविता है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पर बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी हैं, लेकिन मेरी इस कविता को भी सुनिए और देखिए कहां तक मैं मरीन ड्राइव को समझ पाया हूं। आज बैठा हूं फिर से समुद्र तेरे पास वर्षों बाद। आज बैठा हूं फिर से समुद्र तेरे पास वर्षों बाद। गीली हवा से गले मिलकर मिट गए बहुत सारे विषाद। आहा यह स्फुरण लहरों की थपेड़ों से उड़ते हुए जलकन। आहा आज फिर मन हुआ आबाद वर्षों बाद। आज बैठा हूं फिर से समुद्र तेरे पास वर्षों बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मरीन ड्राइव, जी हाँ साहिब, मरीन ड्राइव, जी हाँ साहिब, यहाँ कुछ अलग है जिंदगी का वाइब। अरब सागर के आलोड़न का यह भूभाग वृत्त के चाप जैसे रूप में खिलखिलाता एक सौंदर्य राग। अरब सागर के आलोड़न का यह भूभाग वृत्त के चाप जैसे रूप में खिलखिलाता एक सौंदर्य राग। शायद अंग्रेजों की कारों को खुली दौड़ देने, शायद अंग्रेजों की कारों को खुली दौड़ देने जिस शहर वास्तुविद ने सड़क को दी इतनी सुडौल दे, समुद्र की ग्रीवा में कालर बोन सी जाती सड़क को फिर उसने पहनाया इसे रोशनी का हीरक हार और कहा रानी का हार। आज फिर उस सौंदर्य अनुरागी शिल्पी का आ रहा स्मरण, और मेरा भाव गीला मन बार बार करता है उसकी परिकल्पना को नमन। यह जानते हुए भी कि हजारों नील पृष्ठों के दाएं भाग छीन कर जो प्राप्त हुआ होगा धन, उसी के निवेश से हुआ है यह सृजन। फिर भी मन करता है नमन, फिर भी मन करता है नमन, बार बार नमन। एक तरफ अकूल पाथार अपार जिसकी लहर लय पर गुनगुनाता कछार। एक तरफ अकुल पाथार अपार जिसकी लहर लय पर गुनगुनाता कछार। क्षितिज पर स्वर्णिम अस्ताचल सूर्य रीगल, क्षितिज पर स्वर्णिम अस्ताचल सूर्य रीगल, धुनलके में झक सफेद बिंदुओं से उड़ते सीगल।
दूर जल विस्तार में तट प्रतीक्षित जलपोत टिमटिमाते, अंधकार की ओट से आते अनगिन मदमत्त तारे लड़खड़ाते। अविरल गहराता सागर का श्यामल शरीर, शीतल शांत गंभीर, अनजाने बैठने लगता है मेरे अंदर और मैं देखता हूँ अचंभा जीवों का एक संसार रंग बिरंगा। एक तरफ अकुल पाथार अपार, जिसकी लहर लय पर गुनगुनाता कछार, क्षितिज पर स्वर्णिम अस्ताचल सूर्य रीगल, धुनलके में झक सफेद बिंदुओं से उड़ते सीगल। दूर जल विस्तार में तट प्रतीक्षित जलपोत टिमटिमाते, अंधकार की ओट से आते अनगिन मदमत्त तारे लड़खड़ाते। अविरल गहराता सागर का श्यामल शरीर, शीतल शांत गंभीर, अनजाने बैठने लगता है मेरे अंदर और मैं देखता हूँ अचंभा जीवों का एक संसार रंग बिरंगा। गति का अनवरत नृत्य, जीवन का ऐसा संतुलित नृत्य मैं ठगा सा देखता हूँ और देखता ही रह जाता हूँ। सड़क के समांतर तट पर ललित टाइल से बने प्रशस्त पदचर पथ, सड़क के समांतर तट पर ललित टाइल से बने प्रशस्त पदचर पथ, नपी तुली दूरी पर करीने से लगाए गए सजीले सजर, टहलते हुए किस्म किस्म के लोग, देसी विदेशी पर्यटक दल, बड़े तप्त एकाकार प्रेमी युगल, संभावित बाजार तलाशते फेरी वाले, हुड़दंग मचाते लावारिस बच्चे, मैले कुचैले, सैकड़ों कैमरे में कैद होती छन छन तस्वीरें, शहर के सबसे खूबसूरत माहौल को यादों में बसा लेने की तस्वीरें। सड़क के समांतर तट पर ललित टाइल्स से बने प्रशस्त पदचर पथ, नपी तुली दूरी पर करीने से लगाए गए सजीले सजर, टहलते हुए किस्म किस्म के लोग, देसी विदेशी पर्यटक दल, प्रणय तप्त एकाकार प्रेमी युगल, संभावित बाजार तलाशते फेरी वाले, हुड़दंग मचाते लावारिस बच्चे, मैले कुचैले, सैकड़ों कैमरे में कैद होती छन छन तस्वीरें, शहर के सबसे खूबसूरत माहौल को यादों में बसा लेने की तस्वीरें। हिंदू संस्कृति संरक्षक सेना के सिंदूर तिलकित भाल वाले हवलदार, हिंदू संस्कृति संरक्षक सेना के सिंदूर तिलकित भाल वाले हवलदार, उनकी अकड़ू चाल और देह भाषा से लहरा कर निकलते आतंक ज्वार, खिलखिलाकर हंसती एक दूसरे पर धौल जमाती कसीदेदार काले बुर्कों की तयशुदा लड़कियों से, खिलखिलाकर हंसती एक दूसरे पर धौल जमाती कसीदेदार काले बुर्कों की तयशुदा खिड़कियों से झांकती किशोरी आंख, नाक, ओठ, दंत पंक्तियां, इशारों में कुछ एक दूसरे से बतियाती अंगुलियां, पर कहाँ है भयाक्रांत, जिंदगी चल रही अपनी चाल से अक्लांत। तभी एक मिनी बस से उतरता है स्कोन दल, गेरुआ धोती कुर्ता, वैष्णवी नखचंदन वाले, 7-8 विदेशी चेहरे मृदंग मजीरे के ताल पर शुरू करते हैं गौरांग कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा मन कौतूहल से भर जाता है। पश्चिम की सड़क शहर निर्माण वास्तु विद्याकृत या मरीन ड्राइव, जहाँ थिरक रहे हैं गौरांग महाप्रभु कीर्तन लीला में कुछ गोरे, पाश्चात्य और पौर्वात्य के सहज संगम का यह दृश्य हृदंगम क्या संकेत नहीं देता? यह मनुष्य जाति का अनंत भविष्य एक है। इस विशाल पृथ्वी की काल कड़ाही में घुलेंगी पकेंगी हजारों हजार अगणित संस्कृतियां अपने अपने रंग गंध स्वाद साथ, फिर तैयार होगा एक दिन विश्व संस्कृति का अनोखा व्यंजन। मरीन ड्राइव उसी का संकेत सूत्र है। काल महासागर के किनारे मानव द्वारे प्रकृति की विराट सौंदर्य परिकल्पना का अत्यंत लघु रूप है। तो ये
मरीन ड्राइव। एक और कविता है सर, मुंबई। मुंबई में इतने लोग आते हैं, रहते हैं, यह एक महासमुद्र है, समुद्र के किनारे एक महा मानव समुद्र है। वाह, उस पर एक कविता है मुंबई, उसका शीर्षक ही है मुंबई। हरि ओम मुंबई, हरि ओम मुंबई, निर्विकार सतत कर्मरत सघन करुणामयी। हरि ओम मुंबई, निर्विकार सतत कर्मरत सघन करुणामयी। तुमने सिखाया मुझे क्या होता है समय, धन जीवन सतत कर्मोन्मुख, श्रम का मूल्य कर्ता कर्म करन संप्रदान सुख। स्वीकारती नहीं तू सहज सबको, खासकर उनको जो है जड़ प्रिय, गतिरोधी, परमुखी, परिवर्तन विरोधी। शुरू के 2 साल तुम्हारे साथ होते हैं विकट परीक्षा काल, जो टिक जाता है, सिक जाता है और आजीवन तुम्हारा हो जाता है। वाह, बहुत अच्छे से। ओ संभावना के अनंत सागर रहस्यमय, ओ संभावना के अनंत सागर रहस्यमय, जितना जानता हूं तुम्हें उतना ही होता है विस्मय। विरोधाभासों के चरमोत्कर्ष तुम्ही में है, सामंजस्य का परम आदर्श तुम्ही में है। सतह पर तो दिखता है सब कुछ निविड़ स्वार्थ में, पर सतह के नीचे बहता एक सोता सदा निखिल निस्वार्थ में। चमक दमक का लोभी, निरा इंद्रिय सुख भोगी, चमक दमक का लोभी, निरा इंद्रिय सुख भोगी, छद्म प्रगतिशील आयातित दृष्टि बुद्धिजीवी कवि, क्या जान पाएंगे तुम्हारी कल्पतरु महिमा। निरंतर जो देती हो तुम नीरव मनुष्य को मानवीय गर्मा। माया नहीं यथार्थ की नगरी हो तुम, माया नहीं यथार्थ की नगरी हो तुम, एक रास्ता नहीं विपुल विभिन्नता से भरी हो तुम। माया चीजों में नहीं देखने की दृष्टि में होती है, माया चीजों में नहीं देखने की दृष्टि में होती है, एक रास्ता कहीं और नहीं अकर्मण्यता में होती है। अरे ओ निरंतर फूलती फलती फैलती मुंबई, अरे ओ निरंतर फूलती फलती फैलती मुंबई, भविष्य के भारत की छवि हिरण्यमयी, निर्विकार सतत कर्मरत सघन करुणामयी, नित नित नूतन होती नवी मुंबई। अरे ओ निरंतर फूलती फलती फैलती मुंबई, भविष्य के भारत की छवि हिरण्यमयी, निर्विकार सतत कर्मरत सघन करुणामयी, नित नित नूतन होती नवी मुंबई। अब एक कविता मैं भी सुमन जी ने प्रेम की कविता सुनाई जी। मैं स्त्रियों के बारे में मेरा जो अनुभव है और जो अभी तक स्त्रियों के बारे में हमको परंपरागत से बताई जाती है कि स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं, स्त्रियां ये हैं, उन सबों को मिल करके स्त्रियों के बारे में मेरे मन में जो उधेड़ बुन से लेकर के जो अंतिम परिणति तक पहुंचने में कि स्त्रियां क्या होती हैं, इस पर एक कविता। स्वागत है, स्वागत। स्त्रियां मेरे जीवन में भी आई है स्त्रियां, मैंने भी उतारे हैं भ्रम के कई के चूल। मेरे जीवन में भी आई है स्त्रियां, मैंने भी उतारे हैं भ्रम के कई के चूल। स्त्रियां कतई नहीं होती केवल उष्ण सिरहन, स्त्रियां कतई नहीं होती केवल उष्ण सिरहन, स्त्रियां कतई नहीं होती केवल मोहबंधन, स्त्रियां कतई नहीं होती केवल अगरु चंदन। स्त्रियां खूब होती हैं कठिन संघर्ष में संबल, स्त्रियां खूब होती हैं ठिठुरती सर्दी में कंबल, स्त्रियां खूब होती हैं फूट होते पेड़ में कोपल। वाह 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 वाह। स्त्रियां खूब होती हैं कठिन संघर्ष में संबल, स्त्रियां खूब होती हैं ठिठुरती सर्दी में कंबल, स्त्रियां खूब होती हैं फूट होते पेड़ में कोपल। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं झेले उनके दखल के दबाव, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं झेले उनकी ईर्ष्या के ताप, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं झेले उनके आरोपों के प्रहार। स्त्रियां होती है मिथक, पूर्वजों ने बताया था, स्त्रियां होती है पहेली, दोस्तों ने बताया था,
स्त्रियां होती हैं खुदगर्ज, बहुतों ने बताया था, पर स्त्रियां होती हैं औरों से अधिक ईमानदार, या मैंने पाया। बहुत पर अच्छे। स्त्रियां होती हैं औरों से अधिक ईमानदार, ये मैंने पाया। पर स्त्रियां होती हैं औरों से अधिक वफादार, ये मैंने पाया। पर स्त्रियां होती हैं औरों से अधिक जानिसार, ये मैंने पाया। यह सही है, स्त्रियां तनिक भी नहीं सह पाती उपेक्षा की नीच। यह सही है, स्त्रियां तनिक भी नहीं सह पाती असुरक्षा की कीर्च। यह सही है, स्त्रियां तनिक भी नहीं सह पाती फिजूल का खर्च। पर सच यह भी है कि स्त्रियां होती हैं अफुरंत ऊर्जा की गुहार। पर सच यह भी है कि स्त्रियां होती हैं विषम काल का धैर्य अपार। पर सच यह भी है कि स्त्रियां होती हैं माँ स्वरूपा अमृत सृष्टि सार। बहुत अच्छी, अच्छी कविता। अब एक जी अब आपकी एक आवाज आ नहीं रही है प्रशांत जी, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, म्यूट है। राइट, म्यूट था। जी, मैं कह रहा जी। था कि रमेश जी की भाषा जो है आजकल सुनने में नहीं आती है। हाँ, बहुत सुंदर भाषा, बहुत जी। सुंदर भाषा, बड़ा अच्छा लग रहा है, अमृत की तरह महसूस हो रहा है। नहीं जी। सर, क्या है, मैं थोड़ा क्या कहता हूँ, पुरानपंथी भी हूँ ना, पुरानपंथी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो ये भाषा बहुत पसंद है। मैं कविता पढ़ते पढ़ते मैंने कविता का जो संस्कार पुरानी जी। कविताओं को, मैंने जिसको क्या कहते हैं, हमारे छायावादी त्रिलोचन कवि है और उसकी। जो हाँ जी, पुरानी हाँ, जो त्रिलोचन जो है, या प्रसाद जी, जी दिनकर को मैंने खूब पढ़ा है, प्रसाद जी। को पढ़ा है। भगवती चंद वर्मा को आजकल कोई कवि के रूप में नहीं जानते हैं। इनको मैंने सुनते भगवती हुए चंद वर्मा को मंत्र पढ़ा वाली है। कविता की याद आती है। हाँ जी जी हाँ जब भी सुनते जी। हैं हम लोग, बहुत अच्छा है हाँ, सर। जी, वाह। तो बहुत। भवानी प्रसाद मिश्र जी को मैंने पढ़ा है। तो जी। वो उनका जो संस्कार मेरे अंदर गया है सर, तो वो अच्छा है, तो अच्छा है, निकलेगा नहीं उसको ना, क्या बचाए करें। रखिए। अब कविता में लय और शब्दों का जो है अगर प्रवाह ना हो तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या अच्छा, करूं, और वही निकलता है। नहीं, अब बहुत बढ़िया, एक बहुत हाँ, बढ़िया। अब एक कविता है, वो आज के समय की है, और जी। हमको लगता है सब आप सबों को बहुत अच्छी लगेगी। तुम किस दुनिया में रहते हो दोस्त? इस दुनिया में कई दुनिया है, तुम किस दुनिया में रहते हो दोस्त? क्या बात। एक दुनिया है जहां सब कुछ इफरात ही इफरात है। एक दुनिया है जहां सब कुछ इफरात ही इफरात है। दिन सोने के लिए है, मौज मस्ती के लिए रात है। दिन क्या बात। सोने के लिए है, मौज मस्ती के लिए रात है। जहां उत्तेजना के उत्तुंग उछाल के लिए कलाएं अपने नितंब बिठलाती हैं। जहां उत्तेजना के उत्तुंग उछाल के लिए कलाएं अपने नितंब उठलाती हैं, मादकता औरत स्पर्श बन सत्ता पुरुष के लहू में उतरती है। इस नफीस दुनिया में जो सबसे बेशकीमती, इस नफीस दुनिया में जो सबसे बेशकीमती गलीज सुख है, जहां घुसने बसने को धक्कम धुक्की करते शब्द शिल्पी रंग कर्मी फेनिल मुख है। इस दुनिया में नहीं घुस पाने के दुख से कातर हैं बहुत कला से भी कला मर्मज्ञ। क्या तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? वाह वाह क्या सर, वाह। तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? एक दुनिया है जहां हरदम हाय हाय मची रहती है। एक दुनिया है जहां हरदम हाय हाय मची रहती है। आपाधापी सर पे सदा टारगेट की भूत सवारी। जिसके पास जो कुछ भी है उसे भोगने का वक्त नहीं होने की लाचारी। जिसके पास जो कुछ भी है उसे भोगने का वक्त नहीं होने की लाचारी। जहां हर व्यक्ति दूसरे का प्रतिद्वंदी है, सबको अरबपति होने की जल्दी है। हर तरफ नई नई वस्तुओं की भरमार है, आदमी यहाँ केवल खरीदार है। उपलब्धियों के शिखर पर बैठा बीमार है। क्या तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? क्या तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? एक दुनिया है जहां सब कुछ पर्याप्त है,
एक दुनिया है जहां सब कुछ पर्याप्त है, जहां सब में सब व्याप्त है, जहां सुरक्षा संचय में नहीं समुचित व्यय में है, उदार होते मन का फैलाव जहां अव्यय है, जहां स्त्री नहीं होती, पुरुष नहीं होते, सिर्फ मनुष्य होते हैं, एक को दूसरे से भय नहीं, जहां निर्जनता में हवा आशंकाएं नहीं जनती, जहां निर्जनता में हवा आशंकाएं नहीं जनती, शांति का सौरभ बिखेरती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग पृथ्वी का हर बाशिंदा अपने अपने जीवन लय में मस्त, सबके साहचर्य में सबका भरोसा, सबका विश्वास अगाध, भेद में अभेद का दर्शन, रूप सी पृथ्वी का नित्य रूपमयी परिवर्तन, मुग्ध आकाश, मुग्ध बातास, मुग्ध अग्नि, मुग्ध जल, मुग्ध जन जीवन। क्या तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? क्या तुम इस दुनिया में रहते हो दोस्त? इस दुनिया में कई दुनिया है, तुम किस दुनिया में रहते हो दोस्त? क्या बात। बहुत अब एक और है जो हम लोग सब हैं, आप मिथिलेश जी का भी अनुभव होगा, और हम सब मातहती नौकरी जो करते हैं तो मातहत है ना, हम किसी न किसी के मातहत होते हैं। आईएएस जो होते हैं, सीईओ होते हैं, वो भी मातहत होते हैं। तो उनकी जिंदगी कैसी होती है शुरू से लेकर के रिटायर करने तक में, उस पर जो हमारा एक, मैंने जो कुछ भी देखा है उससे जो उतरा है वो अब मैं सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मातहती। आ ए ओ क्यों करते हो? आ ए ओ क्यों करते हो? कहो जो कहना है, क्यों डरते हो? कहो जो कहना है, क्यों डरते हो? अब पता चला कि मातहती क्या करती है। अब पता चला कि मातहती क्या करती है। निरा भरण पोषण के लिए हमारे वजूद को ही कुतरती है। निरा भरण पोषण के लिए हमारे वजूद को ही कुतरती है। यह वह धुन है, दीमक है, जो लकड़ी प्रतिभाओं को लगा करती है। यह वह घुन है, दीमक है, जो लकड़ी प्रतिभाओं को लगा करती है। स्कूलों कॉलेजों में जो दिखते थे महाब्रिलियंट, आकाश छूने की संभावना वाले, धरती पर जब उन्हें मिली मातहती, बौराए से दिखे जैसे कामदेव को मिली रति। क्या बात। अब पता चला मातहती क्या करती है। निरा भरण पोषण के लिए हमारे वजूद को ही कुतरती है। बहुत अच्छा। यह वह गुण है, दीमक है, जो लकड़ी प्रतिभाओं को लगा करती है। स्कूलों कॉलेजों में जो दिखते थे महाब्रिलियंट, आकाश छूने की संभावना वाले, धरती पर जब उन्हें मिली मातहती, बौराए से दिखे जैसे कामदेव को मिली रति। क्या बात। बहुत। टेबल कुर्सी केबिन फर्निशिंग लोन, टेबल कुर्सी केबिन फर्निशिंग लोन, बंगला गाड़ी सब्सिडी लोन, टेबल कुर्सी केबिन फर्निशिंग फोन, बंगला गाड़ी सब्सिडी लोन, टीए टूर, मुफतिया सैर सपाटे, प्यून अर्दली सोफर कार वास्ते, वर्षों नाहक पीते तेजाबी अपमान, छलनी हुई आत्मा, झुलस गया आत्म सम्मान। बाहर रुतबे का रोब दाब, अंदर डर के फूलते गुब्बारे का दबाव। बाहर रुतबे का रोब दाब, अंदर डर के फूलते गुब्बारे का दबाव। नौकरी कभी करते हुए, कभी बजाते हुए, बेसुरा राग जिंदगी कट गई 3/4। बेसुरा राग जिंदगी कट गई 3/4। फिर आई अंतिम परिणति, सेवा निवृत्ति। महामातहती से सादर निकाले जाने पर, पदेन प्राप्त सुविधाओं के छिन जाने पर, महामातहती से सादर निकाले जाने पर, पदेन प्राप्त सुविधाओं के छिन जाने पर, निरुपाय निरर्थकता बोध से बुझे जिंदगी की निस्सारता पर बिसूरते, अकेले दुकेले दिखे सड़क पार्क में घूमते हुए, छड़ी गर्दन पेटी कमर पेटी लगाए,
अपने अपने ओहदे के कुटिल किस्से सुनाते, अपने रोबदाब रुतबे की जुगाली करते, एक दिन वे दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं। जो कभी थे होनहार, देश के कर्णधार, होने वाले थे कुल दीपक से कुल आर्क लाइट, होकर रहे आखिर में एक न्यूज बाइट। बहुत अच्छा, क्या बात। बहुत अच्छा। एक थे, एक दिन वे दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं। जो कभी थे होनहार, देश के कर्णधार, होने वाले थे कुल दीपक से कुल आर्क लाइट, होकर रह गए आखिर एक न्यूज बाइट। बहुत अच्छा, मिथिलेश जी पत्रकार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जी 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 धन्यवाद रमेश जी। हाँ, अब हम लोग प्रशांत जैन की कुछ उनकी तरफ गजलें सुनते हैं और जी, फिर मयंक जी का एक वक्तव्य। जी जी तो प्रशांत जी आप जी। कुछ गजलें पढ़ें। गजलें। शुक्रिया सर। शुरुआत मैंने गजलों से ही की थी लिखने की, और गजलों से संबंधित एक छोटा सा वाकया। कभी, जैसा मैंने कहा कि कभी छपने वपने भेजा नहीं, लेकिन 1997 में एक बार धीरेन्द्र अस्थाना जी के पास पहुंच गया था जनसत्ता में अपनी डायरी जी लेकर। जी जी 96 में मुंबई आया था, तो थोड़ा थोड़ा शुरू में उत्साह था। तो उन्होंने डायरी देखी, काफी तारीफ की, और सब रंग में उन्होंने 4 गजलें छापी, और एक टिप्पणी भी क्या बताऊं, हिंदी गजल में नई उम्मीद की तरह प्रशांत जैन परिदृश्य में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन लापरवाही और आलस का आलम की उसके बाद फिर लिखना बंद। एनीवे, ठीक है, मैं गजलें सुनाता हूँ कुछ अपनी। जी जी। 100 में 70 देख रहा हूँ, इंसान पत्थर देख रहा हूँ। वाह। 100 में 70 देख रहा हूँ, इंसान पत्थर देख रहा हूँ। कारकून है सभी नदारत, खाली दफ्तर देख रहा हूँ। वाह। जो खुद है नासूर, उन्हीं के हाथों नश्तर देख रहा हूँ। वाह वाह, सीधे सीधे प्रश्नों के भी टेढ़े उत्तर देख रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रशांत जी। बहुत अच्छा। कभी सोचना भी गुनाह था, होता अक्सर देख रहा हूँ। वाह। घोड़ों को भी मजबूरी में बनता खच्चर देख रहा हूँ। क्या बात। बहुत अच्छे। एक चांद के आगे फीके, एक चांद के आगे फीके, लाख नक्षत्र देख रहा हूँ। वाह 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 वाह। अगली गजल है, असल में थोड़ा कम समय में ज्यादा सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिपीट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। श्रोता जरा ध्यान से सुने। ठीक है। जी। शातिर अपनी चालें चलकर जाल बिछाकर बैठ गए। वाह वाह। शातिर अपनी चालें चलकर जाल बिछाकर बैठ गए, और लोग मासूम अमन की आस लगाकर बैठ गए। वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक शहर के बाशिंदे हैं धूप छांव अपनी साझा, एक शहर के बाशिंदे हैं धूप छांव अपनी साझा, फिर क्यों अपने अपने खेमे अलग लगा कर बैठ गए। वाह वाह, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। दिलचस्पी थी उन्हें नहीं यूं जहर भरी तकरीरों में, दिलचस्पी थी उन्हें नहीं यूं जहर भरी तकरीरों में, एक दूजे की देखा देखी सब आकर बैठ गए। वाह वाह। बहुत अच्छा। गजब तमाशा था जमघट था, आए कुछ रंगदार वहां। गजब तमाशा था जमघट था, आए कुछ रंगदार वहां, पहले से बैठे थे उनको उठा उठा कर बैठ गए। अच्छा अच्छा, क्या बात। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए। गजब तमाशा था जमघट था, आए कुछ रंगदार वहां, पहले से बैठे थे उनको उठा उठा कर बैठ गए। वाह, बहुत अच्छा। यानी रंगदार भी सिर्फ तमाशा ही देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। नमक तेल लकड़ी में अपना योग ध्यान बस इतना है, नमक तेल लकड़ी में अपना योग ध्यान बस इतना है, पूजा की वज्रासन में फिर खाना खाकर बैठ गए। पूजा के वज्रासन में फिर खाना खाकर बैठ गए। नामचीन कुछ शायर आए लोगों ने तस्लीम किया, नामचीन कुछ शायर आए लोगों ने तस्लीम किया, आखिर में हम आए अपना रंग जमा कर बैठ गए। तालियां बजवा के आते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी, बहुत अच्छे। जी जी, अच्छा अच्छा रंग जमाया आपने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी जी जी, वाह वाह वाह। अगली गजल है जी। थोड़ा अलग अलग रंग की मैं कवर करूं, है ना। जी। ये गजल
शब के हों कि सुबह के ख्वाब आते हैं कब कह के ख्वाब, वाह शब के हों कि सुबह के ख्वाब आते हैं कब कह के ख्वाब, सहर हुई तो टूटे ख्वाब, शाम ढली फिर महके ख्वाब, अच्छा है। वाह। जाने क्या क्या रूप धरे कितनी तौर तरह के ख्वाब, क्या बात, नींद जन्म की बैरन है आते हैं रह रह के ख्वाब, बहुत बहुत खूब। नदिया जैसे बल खाए करवट बदली बह के ख्वाब, चांद रात जब हुई जवान सहरा सहरा दह के ख्वाब, दीवारें आती हैं रास, दीवारें आती हैं रास, उनको नहीं सुलह के ख्वाब, वाह वाह, उनको नहीं सुलह के ख्वाब, ख्वाब गाह में महवे ख्वाब, महवे ख्वाब यानी सपनों में गुम, ख्वाब जी। गाह में महवे ख्वाब, देखे शाह फतेह के ख्वाब, जी देखे शाह बहुत- फतेह के ख्वाब। एक है थोड़ा सा दार्शनिक टाइप की गजल। स्वागत। पाँव नहीं कोई जंजीर मैं हूँ रमता मस्त फकीर, वाह वाह, पाँव नहीं कोई जंजीर मैं हूँ रमता मस्त फकीर, हर पल मैं खुशदिल खुशहाल हरता हूँ गैरों की पीर, मन की मेरे हाथ लगाम मन का मैं हूँ नहीं असीर, वाह वाह वाह, असीर यानी कैदी, मन की मेरे हाथ लगाम मन का मैं हूँ नहीं असीर, लिखा जो है मेरे ज़बीं है वो मेरी ही तहरीर, बहुत अच्छा। कर्म फल जो है, मानवता है मेरी कमान और मोहब्बत मेरा तीर। अच्छा है, अच्छा है। असल में YouTube पे बहुत लोग इसको सुनते हैं इसलिए कुछ शब्द मैं बता देता हूँ, यहाँ तो आप लोग से बुजुर्ग हैं, आप लोगों के लिए नहीं है शब्दों का अर्थ। जो मानवता है मेरी कमान और मोहब्बत मेरा तीर, मौत जिसे न मार सके मैं हूँ जिंदा एक नजीर, वाह 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 वाह, जद्दोजहद मेरा ईमान मेरा दीन नई तामीर, जद्दोजहद मेरा ईमान मेरा दीन नई तामीर, रहे कयामत तक महफूज बना रहा हूँ वो तस्वीर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। दुनिया एक मुकम्मल हो, दुनिया एक मुकम्मल हो, एक यही मेरी तदबीर, बहुत खूब। दुनिया एक मुकम्मल हो एक यही दुनिया मेरी एक तदबीर, मुकम्मल हो, बहुत खूब, बहुत एक यही मेरी तदबीर। बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत अच्छा। एक पलायन, हम लोग मुंबई में हैं, थोड़ा मिथिलेश सर मैं अतिक्रमण करूंगा समय का तो क्षमा करिएगा। कोई बात नहीं, हाँ। मेरे वक्तव्य में मैं 1 मिनट में भी आभार भी कर सकता हूँ, चिंता न करें आप। पर सर को पूछ लीजिए मिथिलेश जी की। पढ़िए पढ़िए, अरे जी जी पढ़िए। जी जी, एक गजल है पलायन की समस्या जो मुंबई में हम देखते हैं। जी बहुत जी, से लोग हैं कि परिवार को जिंदगी भर नहीं ला पाते। हाँ हाँ, अभी हमारा सोसाइटी में बहादुर है, वो नेपाली है, परिवार नेपाल में, और 60 के ऊपर उम्र हो गई, जवानी में आया था। आमों पे बौर आए तो मुझको खबर करना, आमों पे बौर आए तो मुझको खबर करना, कोयल जो गुनगुनाए तो मुझको खबर करना, वाह वाह वाह, वाह वाह, तुम भूलने की कोशिश, तुम भूलने की मुझको कोशिश जरूर करना, हाँ यादगर सताए तो मुझको खबर करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूं तुम हो गांव घर में, यूं तुम हो गांव घर में, लेकिन कभी सफर में कश्ती जो डगमगाए तो मुझको खबर करना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं तुम हो गांव घर में लेकिन कभी सफर में कश्ती जो डगमगाए तो मुझको खबर करना, माहौल अगर बदले कुछ बर्फ अगर पिघले कोई शमा जलाए तो मुझको खबर करना। बहुत बहुत अच्छा। गाँव में जो अंधेरा है यानी पिछड़ेपन का, या जो मौके नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, माहौल अगर बदले कुछ बर्फ अगर पिघले कोई शमा जलाए तो मुझको खबर करना, बरगद के उस शजर का पत्ता हवा में बहकर कोई शहर जो आए तो मुझको खबर करना। बहुत अच्छा, बहुत फिर से पढ़िए इसको सर। बरगद के उस शजर का पत्ता हवा में बहकर कोई शहर जो आए तो मुझको खबर करना, और ध्यान दीजिएगा, हो रोजगार कोई, हो रोजगार कोई अपनी वहां गुजर की सूरत जो नजर आए तो मुझको खबर करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी लौट जाना चाहता है आदमी, यहाँ मजबूरी में रहे। हो रोजगार कोई अपनी वहां गुजर की सूरत जो नजर आए तो मुझको खबर करना, होगा जो देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, होगा जो देख लेंगे पर गांव न छोड़ेंगे, होगा जो देख लेंगे पर गांव न छोड़ेंगे, कोई हलफ उठाए तो मुझको खबर करना, बहुत बहुत खूब, कोई हलफ उठाए तो मुझको खबर करना। बहुत खूब प्रशांत जी। सर एक गजल की मुझे अनुमति दीजिए जी, 2 मिनट में हो जाए।
पढ़िए पढ़िए। जी। हाँ ये है, ये मैं नहीं सुना पाया थे, रह गई थी। है आगाज बिलाशक अच्छा, पर अच्छा अंजाम जरूरी। वाह है आगाज बिलाशक अच्छा, पर अच्छा अंजाम जरूरी। सबकी सुबह सुहानी होती मगर खुशनुमा शाम जरूरी। बढ़िया। सबकी सुबह सुहानी होती मगर खुशनुमा शाम जरूरी। तंजीमों को बढ़ आई हैं मजहब की दाढ़ी मूछें। बहुत बहुत अच्छा। तंजीमों को बढ़ आई हैं मजहब की दाढ़ी मूछे। और सियासतदान नहीं अब एक अदद हज्जाम जरूरी। अरे क्या बात है। हाँ, हाँ। सियासतदान ने एक तंजीमों अदद को बढ़ हथियार आई नहीं। हैं जी, तंजीमों को बढ़ आई हैं मजहब की दाढ़ी मूछें। और सियासतदान नहीं अब एक अदद हज्जाम जरूरी। कहाँ जा रहा देश भला क्या होगा चिंता भारत की। कहाँ जा रहा देश भला क्या होगा चिंता भारत की। पीकर आप करें यूं बैठे हमें बहुत है काम जरूरी। बहुत बहुत कहाँ जा रहा देश भला क्या होगा चिंता भारत की। पीकर आप करें यूं बैठे हमें बहुत है काम जरूरी। हर दरख्त हर पंछी सुंदर बैठा यज़्दा सोच रहा। यज़्दा वाह विधाता। हर दरख्त हर पंछी सुंदर बैठा यज़्दा सोच रहा। अपना ही दुश्मन बन बैठा क्या ऐसा इंसान जरूरी। क्या बात है। वाह यानी बहुत विधाता ने इंसान बहुत को बनाया है तो क्या अब इसको वापस ले लूं धरती से। हर दरख्त हर पंछी सुंदर बैठा यज़्दा सोच रहा। अपना ही दुश्मन बन बैठा क्या ऐसा इंसान जरूरी। सहरा सहरा फिरे उम्र भर 100 जन्मों की प्यास लिए। वाह सहरा सहरा फिरे उम्र भर 100 जन्मों की प्यास लिए। फिर लेंगे हम जन्म अलविदा हमें अभी आराम जरूरी। बहुत खूब फिर बहुत लेंगे अच्छा हम अच्छा जन्म अच्छा। अलविदा हमें अभी आराम जरूरी। तो शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत खूब। स्नेह बहुत के साथ बहुत शुक्रिया प्रशांत जैन। आपको तो हम लोग गजलकार के रूप में ही प्रतिष्ठित करेंगे। जी जी इतना जी नायाब ये गजलें पढ़ी तो उस्ताद आपने। शायर हैं सर, उस्ताद शायर हैं, बढ़िया है। हाँ लेकिन कुछ विडंबनाएं हैं कि गीत वालों की गजल वालों की कम पूछ नहीं परख नहीं होती अच्छे है, हैं, लोग कम अच्छे महत्व मान अच्छे। लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये हिंदी में, उर्दू में तो गजलें ये कितनी है ही जी है। जी, स्थापित हैं। हिंदी में इस तरह की बीमारियां हैं कुछ। तो हिंदी में कई इकाइयां बनी है, उसकी जी जी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। जी 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 अपने हमने बड़ा काम किया। 50 कवियों से मिलना, इंटरेक्ट करना, उनके साथ बातें करना और उनकी कविताएं सुनना, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जी और इस काम को बढ़ाएंगे। मयंक जी जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और डॉक्टर्स उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको वापस ले लेते हैं, हम हम लोगों की कोशिश होगी कि सारे कवि जिन्होंने यहाँ कविता पाठ किए हैं वो एक जगह 2-3 दिन का कार्यक्रम हो। तो बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल। मैं अंत में मयंक जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो एक सटीक टिप्पणी से आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। मयंक बहुत जी, जी जी मयंक बहुत जी बहुत कवि आभार सर। हैं, लेखक हैं और संपादक हैं और संस्कृति कर्मी हैं और एक वैचारिक जो उनके अंदर है उससे भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो मैं मयंक जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत और आभार आप सब मित्रों का। मुझे बेहद खुशी है कि लिखावट ने ये मौका यहाँ मुंबई में हम सबको जुड़ने का और सबको जोड़ने का दिया। और उसी कड़ी में हमने अपने 50 मित्रों को, मैं मित्र इसलिए कह रहा हूँ कि इन 30, 40, 50 वर्षों में ये हमारी व्यक्तिगत कमाई है, लेखकों से, संस्कृत कर्मियों से जी जी मित्रों जी। को जोड़ना और जोड़ना। और उसमें उस क्रम में राजहंस जैसे ऐसे लोग जो बाहर से आए और इनको ढूंढ के हम लोग इनसे जुड़े। इप्टा के बहुत इतने बड़े बड़े नाटकों में आपने अभिनय भी किया है, फिल्मों में भी किया है। पहुंच से लेकिन दूर नहीं थे, इतने आत्मीय और इतने सरल और इतने सहज कि हम जब भी इनके पास गए इन्होंने अपना आशीष से हमको नवाजा और हमारे सर 2 दिन साथ। पहले पहली बार फोन किया मैंने रमेश सर को, जी जी 1 जी घंटा बात हुई हमारी
चिंतन दिशा के संपादक मंडल में भी मैं बहुत बताना उचित और इनको प्रणाम करना भी उचित अरे मुझे क्या लग रहा है। क्या अगर ये बात न है। होते तो हम चिंतन दिशा का भी काम इतने वर्षों तक नहीं कर पाते। उसका जो प्रूफ वाला मामला था वो डॉक्टर साहब से चूंकि रिजर्व बैंक में थे और इनके पास उसकी पत्रिका का था जिम्मा, तो बड़ी सहजता से स्वीकारते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जो यहाँ कविताएं पढ़ी गई हैं 14 और करीब 18-20 कविताएं यहाँ आज प्रस्तुत की गई। सारे कवि हमारे आदरणीय हैं। सुमन जी को तो चिंतन दिशा में हम लोगों ने छापा भी था और जोड़ा भी था उनको। यहाँ महिला कवित्रियों को जोड़ने के क्रम में वो हमें मिली और अच्छी कविताएं पढ़ गई। और एक और खुशी सर मैं मिथिलेश जी कहना चाहूँगा कि हिंदी समकालीन साहित्य को इंजीनियरिंग की तरफ से ये तीसरे व्यक्ति प्रशांत जी हमें मिले हैं। हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र भाटिया थे जो केमिकल इंजीनियर हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जुड़े हैं। हमारे बीच नरेश सक्सेना जी हैं जो चीफ इंजीनियर होकर रिटायर्ड हुए थे और कविता में अद्भुत प्रयोग इंजीनियरिंग को, विज्ञान को ले आने का श्रेय। हम संवेदना तो हमारे पास है, हम लिख भी लेते हैं, हमारा अतीत है, हमारा अनुभव है, सब कुछ उसको लेके कविता लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता में और उस वैज्ञानिक जो चीज होनी चाहिए उससे हम नहीं जुड़ पाते, नहीं कर पाते। प्रशांत के जुड़ने से मुझे खुशी है कि समकालीन कविता और गजल तो उस्ताद शायर हैं ये। हालांकि जनसत्ता के लिए मैं साहित्य नामचा सर यहाँ लिखता रहा, मैंने 2.5-3 साल 4 साल लिखा और आधा समय देवमणि पांडे लिखते रहे। हम दोनों ने मिलके जब तक जनसत्ता मुंबई में था साहित्य नाचा हम ही लोग लिखते रहे और सबरंग में मैं भी छपता रहा हूँ, आप भी छपते रहे। नजर आई होगी लेकिन व्यक्तिगत संबंध नहीं था। नहीं, आपको तो मैं पत्रिकाओं के माध्यम से 30 साल से जानता हूँ सर। अरे वाह सर, वाह वाह, तो बड़ी, लेकिन रूबरू हुए आप तो हम लोगों का बड़ा सब बन गया रमेश जी। देर कर दे हुजूर आते आते जैसा हो गया। यहाँ मुशायरे में हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि निजामत कौन करे। उर्दू वालों से हम कराना नहीं चाहते क्योंकि गजलें हमारे समकालीन गजल वाले भी पढ़ते हैं, अब जुड़ गए। कविता के हमारी गोष्ठियों में, परिचर्चा में, समीक्षाओं में, सब जगह आप हमको मिलेंगे। तो आज की कविताओं में सब मुझे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर साहब जब मरीन ड्राइव पढ़ रहे थे तो मुझे ज्ञानंद पति की वो कविता मरीन ड्राइव दिखाने ले गया था। छत्तीसगढ़ी हंसुली उन्होंने कहा था मरीन ड्राइव को, उनके संग्रहों में वो कविता है, खूबसूरत कविता है उस पर। तो आपका भी अनुभव मरीन ड्राइव का नया लगा। आज सुमन जी ने अच्छी कविताएं पढ़ी, उनके अतीत के अनुभव, उनका जो खोया हुआ कल है और पड़ोस के बदलाव की जो प्रक्रिया की बात की, तो मुझे लगा कि हम सारे कवि लोग बदलाव के ही तो पक्षधर हैं। हमारी जहन में तो यही होता है कि समाज और साहित्य और हमारा समय सुखांत की तरफ हमें ले चले, बदले। लेकिन सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोग बदलना तो चाह रहे हैं लेकिन वो हमारे सपनों को बदल कर देना चाहते हैं, हमारे अतीत को विस्मृत कर देना चाहते हैं, हमारे स्वप्नों को ध्वस्त करना चाहते हैं। और उनके दिमाग में बदलाव है, हमारे इतिहास को वो कह रहे हैं कि इतिहास और इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बदलने की प्रक्रिया में है। हम ऐसा बदलाव नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा बदलाव हो। जिस कविताओं में जिसकी हम आकांक्षा करते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें वो बड़ा घोषणा तो कर देते हैं इतिहास का अंत हो रहा है, स्मृतियों की जरूरत नहीं है, एक दिन एक साबुन परोसेंगे, एक नया विज्ञापन परोसेंगे, कल बदल देंगे। और जो वर्षों से अतीत से हमारे जहन में जो चीजें हैं उन सबको नष्ट करने की प्रवृत्ति सत्ता और व्यवस्था में, चाहे जो भी लोग हों, मैं उनका नहीं पक्षधर हूँ। हम मानवता का जो हमारा पुराना विरासत में हमारे पास जो है, ये जो अच्छी है, जो खराबियां हैं उनको हम बदलते हैं, बदल ही रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उनको हम बचाए रखना चाहते हैं। तो हमको स्मृतियों को भी बचाने की जरूरत है। हमारे पुरानी परंपरा में जो अच्छी चीजें थी उन्हें भी बचाना, हमारे भाईचारे को भी बचाना है, सामाजिक सामंजस्य को भी बचाना है, सद्भाव को भी बचाना है। ये सारी की सारी कविताएं कहीं ना कहीं हमें उस तरफ ले जाती हैं, उनको जोड़ती हैं। और आज सुनते हुए बहुत बार लगा कि बात करनी चाहिए इन पर, लेकिन कविताएं जब हम सुनते हैं तो उसी में मुग्ध हो जाते हैं। आज प्रशांत जी को पिछले दिनों में इनका एक पाठ का वीडियो सुना,
और मैं बड़ा मुग्ध हुआ। बड़ी खूबसूरत और बड़े सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया की कविताएं, बड़ी तेजस्वी कविताएं, बड़ी शानदार गजलें इन्होंने दी। ये अलग बात है, कभी कभी हम लोग भी तो मनुष्य ही है ना, एक छोटे से परकोटे से उठ के आए हैं, तो हमारा दायरा उतना ही है। जिनसे हम जुड़े हैं उनका वाह वाह करते रहते हैं, उनको सर पे लिए फिरते हैं। जिनसे नहीं जुड़े हैं, बहुत प्रभावित करने वाली चीजें मिलती हैं तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और नहीं प्रभावित होते तो फिर वो ऐसे बाईपास हो जाती हैं। तो प्रशांत जी हमसे छूटते रहे हैं, मुझे इसका बेहद है और खुशी है सर। प्रशांत जी, मैं आपको सामने से ऑफर करूंगा, चूंकि ये संयोग है कि हमारे पास जगह भी है, हमारे पास लोग भी हैं, कलेक्टिव वर्किंग करने वाले हैं, पूरी टीम है हमारे साथ। राजहंस जी उसका नेतृत्व करते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ 2 दिन का 3 दिन का समारोह करेंगे। मुंबई की तरफ भी कर सकते हैं, सबब में भी कर सकते हैं, किसी कॉलेज में कर सकते हैं। कोशिश ये करेंगे उस पर आपको जो उसका आर्थिक पक्ष है उसे भी यहाँ से ही हम जुटाने की भी कोशिश करेंगे एकेडमी से बात करके, क्योंकि हमको यहाँ के एकेडमी के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है मुंबई कविता को जोड़ के अगर हेडिंग बनाएंगे और जोड़ेंगे एकेडमी को तो हम फाइनेंस कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव हुआ, और नहीं संभव हुआ तो भी हम मुंबई के सारे कवि हमारे अपने हैं, हमारे आमंत्रण पर सबके सब आएंगे। आप 2-3 लोगों को हम बुला लेंगे बाहर से, वो उतना बुलाने के लिए सामर्थ्य है हम लोगों के पास। नहीं कर सकेंगे तो आप लोग भी समर्थ लोग हैं, आएंगे हमारे बीच, और एकेडमी दे देगी तो हम अपने खर्चे पर भी बुलाएंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से भी, राजहंस जी से। इनको हम डॉक्टर साहब कहते हैं सर, ये होम्योपैथी के डॉक्टर भी। सुमन जो है, सुमन उपाध्याय जी पहले एज ए पेशेंट इनसे मिली थी, और पहली बार उस मुलाकात ने उनकी कविता के क्रम में हम लोग को जोड़ दिया है। कई बार मुलाकातें जो है कैसे सघन और पुरानी हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। एक बड़ी संभावनाशील वो कवित्री हैं। मैंने उनको, हम यहाँ बेंगोला केंद्र में सुनते रहते हैं, मैं मानता हूँ कि ये लोग मुंबई कविता के भविष्य हैं। आज थोड़ी व्यस्तता रही होगी अथवा कहीं ऐसी जगह अटकी हैं कि पिछले दिनों नहीं जुड़ पाई। मुंबई है, यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, उसमें हम अटक हैं, लेकिन अच्छी कवित्री है, अच्छा लगा मुझे। और प्रशांत जी को तो मैं सराहना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे मित्र हो जाएंगे तो हम एक दूसरे को तो कभी भी सराह लेंगे, लेकिन जो गुण है वो हमारे काम आए, यहाँ के हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी संगठनों के लिए, हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए हम कुछ रच सके, कुछ कोई विरासत बना सके, यहाँ लोगों को जुड़ जुला सके, तो बड़ी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और आपको, आपका मिथिलेश जी मैं बहुत आभारी हूँ। लिखावट ने, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि हम लोगों को एक नई ऊर्जा, अब मुझे तो एक तरह से देखा जाए कि मृत्यु के मुहाने पर मैं खड़ा था, अब आपका पाठ ने मुझे ऐसा जिंदा कर दिया कि अब हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि ये परिवर्तन आप में कहाँ। हाथ कोई उठा के उठाता था तो उठता था, मैं अपने से न चलता था न बाथरूम जाता था। अब मैं सब कार्य कर रहा हूँ सर, बिल्कुल चेहरे मोहरे से डॉक्टर साहब देख रहे हैं, 9 महीने के बाद इस पे देखे, स्वस्थ प्रसन्न हूँ मैं। सिर्फ डॉक्टर की इजाजत हमको मिल जाए तो हम उसी दिन से खूब सक्रिय हो जाएंगे। और जो भी आप में से जब भी यहाँ आएगा तब भी हमारे लिए केंद्र है। देखिए, वो मैंने बताया कि विमल कुमार आए, मुझे व्हाट्सएप किए, मैं नहीं होऊंगा वहाँ, लेकिन बढ़िया एक कार्यक्रम उनके अनुभवों को लेके हम मुंबई वालों को जोड़े हैं। वो 27 को यहाँ हमारे बीच हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपका बहुत आभारी हूँ। और कविता को की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि कविता को लेके जो मैं सोचता रहा हूँ, हालांकि मैं, बहुत लोग मुझे जो भी मानते रहे हों, लेकिन मन में ये था कि कविता जो है हमको जीवंत बनाती है, हमको अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने प्रतिरोध को जिंदा रखने की बहुत मदद करती है कविता। हम लिख के भी प्रतिरोध करते हैं, शब्दों को भी प्रतिरोध ही हम मानते हैं। जितना मुट्ठियां उठाने में हम ताकत लगाते हैं, किसी मोर्चे में नारे लगाते हैं, वो प्रतिरोध में कविता भी हमारी हथियार जैसी है। हम भले एक व्यक्ति का दिल दुखा दिए सुना के, अगर वो व्यवस्था का बहुत बड़ा कोई शासक वर्ग का है, वो साला थोड़ा सा भी दुखी हो जाए तो मेरी कविता सफल हो जाती है सर। तो हालांकि उसका दिल नहीं हम दुखाना चाहते हैं, हम जनता की आवाज बन के उसके कान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे आप सब संस्कृति कर्मी वही चाहते हैं, उसी बदलाव की प्रक्रिया में हम सब लोग लगे हैं। ये अगर बदलाव हो जाए, कविता की उसमें भूमिका थोड़ी भी अगर रहे, क्योंकि हम शब्दकार हैं, अब मैं मानता हूं बिना शब्दों के कुछ नहीं होता। नेताओं का भाषण भी हमारे शब्दकार ही लिखते हैं। हमारे जो अनुशासन है मिलिट्री का, वो भी शब्दों में तो है, कॉशंस,
जी सारा कुछ शब्दों में ही है। तो देने वाले जब हम हैं, हम ब्रह्मर्षि हैं, शब्द जो है ब्रह्मांड से जो आए हुए शब्द हैं वो हमारे शब्द हैं, हमारे लेखकों के, ऋषियों के शब्द हैं। तो इसके साथ मैं बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 घंटे का उसमें बड़ी असुविधा होती है उसको एडिट में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें धन्यवाद, मौका सबका मिला, शुक्रिया। हम आप सबसे जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। मिश्रेश जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। आप